हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। धौलपुर गांव में धीरज अपनी छोटी बहन शीतल के साथ रहता था। उन दोनों के माता पिता का देहांत एक रोड एक्सीडेंट में हो गया था। तब से धीरज ने ही अपनी बहन को संभाला। धीरज की गांव में ही मिठाई की दुकान थी। धीरज बड़ी ही स्वादिष्ट मिठाइयां बनाया करता था। वो दुकान संभालता तो उसकी 20 साल की बहन वो घर का सारा काम करती और धीरज को दुकान पर खाना भी बनाकर दे आती। उन दोनों भाई बहन का आपस में बड़ा प्यार था। धीरज को हमेशा अपनी बहन की शादी की चिंता सताती थी, तो वहीं शीतल चाहती थी कि उसकी शादी से पहले उसके भाई की शादी हो जाए। काश मेरी शादी से पहले मेरे भाई की शादी हो जाए, तो मेरे पीछे उनकी देखभाल के लिए कोई तो होगा। वो दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते। एक दिन धीरज दुकान पर था, तभी एक गाड़ी आकर उसकी दुकान पर रुकी। गाड़ी में से सेठ जी बाहर आए और उसकी दुकान पर आकर बोले, अरे भाई, मेरा बड़ा मन कर रहा था कुछ मीठा खाने को। अच्छा हुआ जो तुम्हारी दुकान मिल गई। जी बोलो साहब, क्या दूं? लड्डू, रसगुल्ले, बर्फी, क्या खाएंगे आप सर? ऐसा करो, मुझे तुम सब थोड़ा थोड़ा दे दो। धीरज थोड़े थोड़े पीस हर मिठाई में से रखता है और सेठ जी को खाने को देता है। सेठ जी जैसे ही मिठाई खाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी मिठाई तो उन्होंने कभी शहर में भी नहीं खाई थी। वाह बेटे, सचमुच क्या स्वाद है तेरे हाथों में। सच कहता हूँ, अगर तुम शहर चलकर अपनी ये मिठाई बेचो ना तो 4 गुना ज्यादा कमाओगे। वैसे तुम चाहो तो हम शहर में अपनी एक बड़ी सी दुकान खोलेंगे जिसे तुम चलाना, पैसा मैं लगा दूंगा और यहाँ से तो कई गुना कमाओगे, इस बात की गारंटी है मेरी। नहीं सेठ जी, मैं अपनी इस छोटी सी दुकान में खुश हूँ और घर में मेरी एक छोटी बहन है। मैं उसे यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक तो मैं यहीं रहूंगा। अब कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन हो तब मुझसे शहर में आकर मिल लेना। ये रहा मेरा कार्ड। अपना पता देकर सेठ वहाँ से चला गया। ऐसे ही समय बीता। धीरज को अपनी बहन की शादी की चिंता सताने लगी। उसने अपनी जान पहचान वालों से अपनी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन शीतल का रंग हल्का सांवला था, इसलिए उसे लड़के आसानी से पसंद नहीं करते थे और जो पसंद करता वो खूब सारा दहेज मांगता। हे प्रभु, मेरी शीतल के लिए कोई अच्छा सा लड़का भेज दो जिसके साथ मेरी बहन खुश रह सके। फिर कुछ समय बाद कमला मौसी शीतल के लिए एक रिश्ता लेकर आई। लड़के का नाम अमित था, जो कि स्वभाव का बहुत ही अच्छा था। वो अपने माता पिता के साथ शीतल को देखने आया। जी नमस्ते, मेरा नाम अमित है और ये मेरे माता पिता हैं। कमला मौसी ने बताया होगा हमारे बारे में। हाँ हाँ, जी 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 जी, आप सब अंदर आइए। धीरज उन सबको खाट पर बिठा देता है। कुछ देर बाद शीतल उन सब के लिए चाय लेकर आती है, जिसे देख उसकी होने वाली सास आशा कहती है, आओ बेटी, मेरे पास आकर बैठो। वो क्या है ना, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मुझे बेटियां बहुत पसंद हैं। अमित भी लगातार शीतल को ही देख रहा था। शीतल का रंग भले ही सांवला था, लेकिन वो देखने में बहुत ही अच्छी थी। फिर धीरज उन सबको अपने हाथ की बनी हुई मिठाई खाने को देता है। सबको उसकी मिठाई बहुत पसंद आती है। उन लोगों में काफी देर तक बातचीत होती है। फिर लड़के का पिता धीरज से, देखो बेटा, हमें अपने बेटे के लिए आपकी बहन पसंद आ गई है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है, लेकिन हमारी जो है एक शर्त है। बेटा, हमें दहेज में तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि बारात आए तो हमारे मेहमानों का स्वागत जो है अच्छे से हो, बस। आप बेफिक्र रहिए जी, शीतल मेरी इकलौती बहन है। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन, इसलिए जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। फिर धीरज ने गांव के जमींदार से कुछ पैसा कर्जे पर उठाया और बारात का स्वागत अच्छे से किया। उनकी खातिरदारी में खूब सारे पकवान थे। उसने खुशी खुशी अपनी बहन को विदा किया। अब धीरज अकेले ही रह गया। सारा दिन तो जैसे तैसे दुकान में कट जाता, लेकिन जब वो घर आता तो उसे अपनी बहन की खूब याद सताती। कुछ दिन बाद शीतल अपने मायके आई। भैया, अब तो आपको कितनी परेशानी होती होगी ना, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई और फिर सारा दिन दुकान का काम। मेरी मानिए, अब आप शादी कर लीजिए और मेरे लिए एक भाभी ले आइए जो मेरे पीछे आपका ख्याल रख सके। नहीं नहीं शीतल, इतनी जल्दी नहीं। तेरी शादी पर जो कर्ज मैंने लिया था उसका ब्याज चुकाने में ही सारा पैसा चला जाता है। फिर मेरी शादी के लिए इतनी जल्दी पैसा कहाँ से आएगा? ये सुनकर शीतल को बहुत दुख हुआ। फिर कुछ दिन बाद वो वापस अपने ससुराल चली गई। अब फिर से धीरज को सब काम अकेले ही करना पड़ता और इन सब कामों की वजह से उसे दुकान पहुंचने में अक्सर देर हो जाती।
और देर से दुकान खोलने और फिर देर से मिठाइयां बनने के कारण उसके ग्राहक भी कम होने लगे। इधर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। अब वो काफी उदास रहने लगा। क्या करूं, धंधा मंदा पड़ता जा रहा है। ऊपर से थोड़ी बहुत कमाई होती है, वो तो जमींदार का ब्याज चुकाने में ही चली जाती है। तभी उसकी नजर अपनी दुकान में रखे उस कार्ड पर जाती है जो सेठ जी ने उसे दिया था। धीरज के पास अब शहर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो बिना देरी किए अगले दिन ही शहर के लिए निकल गया, जहाँ सेठ जी उसे देखकर बहुत खुश हुए। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है धीरज। अब देखो हमारी मिठाई की दुकान क्या तहलका मचाती है। सेठ जी ने धीरज को महीने की पगार पर अपने यहाँ काम पर रख लिया। उन्होंने शहर में एक मिठाई की दुकान खोल ली जो कि कुछ ही समय में अच्छी चलने लगी। सेठ जी उसे जो भी पगार देते वो धीरज सेठ जी के पास जमा करवा देता। सेठ जी, ये पैसे आप रख लीजिए और जब आप गांव जाओ तो इसे जमींदार को दे देना। मैंने अपनी बहन की शादी के लिए उससे कर्ज लिया था, वो चुकाना है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ऐसे ही कई महीने बीत गए। धीरज को जब लगा कि उसका सारा कर्ज उतर गया तो वो अपनी बहन से मिलने गांव गया। कैसी है मेरी बहन? अपने भाई को देख शीतल रोते हुए उसके गले लग गई। क्या हुआ बहन, तू रो क्यों रही है? भैया, 2 दिन पहले जमींदार यहाँ आया था और उसने कहा कि तेरा भाई तो बिना मेरा कर्ज चुकाए शहर भाग गया, इसलिए अब मैं अपना कर्ज तुम लोगों से वसूल करूंगा। ये सुनकर धीरज हैरान रह गया और वो भागा भागा जमींदार के घर गया और उससे बोला, जमींदार साहब, आपके पैसे तो मैंने कब के सेठ जी के हाथों भिजवा दिए हैं और मेरे हिसाब से आपका सारा कर्ज खत्म हो गया है। मुझे कोई पैसा नहीं मिला समझे, और मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हारी बहन की शादी के लिए कर्ज दिया था और तुमने, अब मैंने तुम्हारा घर और दुकान दोनों पर कब्जा कर लिया है। अब जब तक तुम मेरा कर्ज नहीं चुका देते मैं वो खाली नहीं करूंगा। ये बात सुनकर धीरज को सेठ जी पर बहुत गुस्सा आया और शहर जाकर इसका कारण सेठ जी से पूछने लगा। बोलो, आपने ऐसा क्यों किया? अगर मैं वो पैसे जमींदार को दे देता तो कर्ज उतारते ही तू वापस अपने गांव चला जाता और जो मैंने इतना पैसा दुकान खोलने में लगाया है वो सब बेकार ही चला जाता। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब चुपचाप काम पर लग जाओ। सेठ जी की चालबाजी देख धीरज को बड़ा दुख हुआ। वो उदास मन से बाहर चला आया और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। उसे रोता देख एक बूढ़ी अम्मा उसके पास आई। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? फिर धीरज ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। तू रो मत बेटा, यहीं पास में ही मेरी समोसे की दुकान है, अगर तू चाहे तो वहीं पर अपनी मिठाई बनाकर भी बेच सकते हो। सच माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पास लागत के लिए भी तो कुछ पैसे नहीं है। वो तू मुझसे ले लेना, जब काम चल जाए तो लौटा देना। ये सुनकर धीरज बहुत खुश हुआ। अब उसकी छोटी सी मिठाई की दुकान चलने लगी, लोग उसके पास ही आने लगे। कुछ ही दिनों में उसने जमींदार का सारा कर्ज चुका दिया और अपना घर और दुकान को छुड़वा लिया। फिर उसने बूढ़ी अम्मा को भी काम करने से मना कर दिया और खुद ही सारा काम संभालने लगा। अब वो उनके साथ ही रहने लगा। अब शीतल भी अपने भाई और अम्मा से मिलने बीच बीच में शहर आती रहती। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा और शीतल ने मिलकर धीरज के लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दी। अब वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। कविता, कविता, आजा। अरे काजल, तुम? हाँ आजा, मैं कॉलेज ही जा रही हूँ, चल आजा साथ चलते हैं। काजल के बार बार कहने पर कविता उसकी कार में बैठ गई। उस महंगी कार को काजल का ड्राइवर चला रहा था और पीछे काजल और कविता बैठी थी। अरे वाह यार काजल, तेरी गाड़ी तो बहुत शानदार है। हाँ मेरे पापा की है, वो आज फैक्ट्री नहीं गए तो उन्होंने ड्राइवर भैया से कहा कि मुझे कॉलेज छोड़ आए। सही है यार, मैं तो इतनी महंगी कार में पहली बार बैठी हूँ। अरे अब तो बैठते ही रहेंगे, अब तुम मेरी दोस्त बनोगी। काजल और कविता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अभी 4-5 दिन पहले ही उन्होंने एडमिशन लिया था। धीरे धीरे काजल और कविता बहुत अच्छी सहेलियां बन गईं। वैसे काजल बहुत ही अमीर घर से थी। उसके पापा राजीव सिंह कई फैक्ट्रियों के मालिक थे, जबकि कविता बहुत ही साधारण घर से थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे, मगर फिर भी उन्होंने पाई पाई जोड़कर कविता का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में कराया था। काजल की अच्छी बात यह थी कि उसे अपनी अमीरी पर घमंड बिल्कुल नहीं था। फिर एक दिन, कविता जरा सुनना। हाँ क्या हुआ, बता। देखना ये घड़ी कैसी लग रही है। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी है। ये मैंने तेरे लिए ली है, जरा पहनकर दिखा। नहीं यार, मैं कैसे इतनी महंगी घड़ी। चुप कर और चुपचाप पहन ले और ज्यादा मत सोच। जब तेरा मन करे तो मुझे भी दे देना कुछ।
पर मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। चल बहानेबाज, अभी मत दे पर कभी तो दे देना। अच्छा ठीक है। गुजरते वक्त के साथ दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। दोनों का ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही बीतता था। और फिर एक दिन, कविता, ये लड़का कौन है यार? इससे पहले तो कभी नहीं देखा इसे। कौन? वो हैंडसम? सच में बड़ा कूल दिखता है यार। उनका नाम आकाश है और वो हमारे सीनियर हैं पगली। तो क्या हुआ? ओए जरा कंट्रोल में। मैंने सुना है कि बड़ा ब्रह्मचारी टाइप लड़का है। कॉलेज की सारी लड़कियां उस पर फिदा हैं, पर वो किसी को घास नहीं डालता। अच्छा, तो तू देख, अब इसकी तपस्या तो काजल नाम की ये अप्सरा ही भंग करेगी। हट बेशर्म कहीं की। आकाश पर काजल का दिल आ गया था। शुरू में उन दोनों में हाय हेलो हुई और फिर धीरे धीरे उनमें प्यार भी हो गया। काजल को उसका प्यार मिला तो कविता बहुत खुश हुई। लेकिन फिर एक दिन, काजल, फाइनल रिजल्ट आते ही मैं यूएस चला जाऊंगा। यूएस? पर क्यों? वहां मेरी प्लेसमेंट हो गई है और जिस कंपनी ने मुझे हायर किया है वो चाहती है कि मैं पहले यूएस में उनके हेडक्वार्टर में 1 साल काम करूं और सीखूं, और फिर वो मुझे इंडिया वापस भेजेंगे। पर मैं 1 साल कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है पगली। अरे तू कब आई? जब तुम दोनों आशिकी फरमा रहे थे। सुन, जाने दे आकाश को। वो वहां नहीं जाएंगे तो जॉब कैसे लेंगे? क्यों, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही। काजल, बस 1 साल दे दे मुझे, फिर मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। ठीक 1 महीने बाद आकाश काजल से विदा लेकर विदेश चला गया। काजल उसे याद करती और हसीन सपने बुनती, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक काजल ने कॉलेज आना बंद कर दिया। उसका फोन भी बंद आ रहा था। कविता को उसकी चिंता होने लगी तो एक दिन वो काजल के घर ही पहुंच गई। वहां उसका सामना काजल के पिता राजीव सिंह से हुआ। कौन हो तुम और क्या चाहिए? जी मैं वो काजल की दोस्त हूँ। उसे कुछ नोट्स देने आई थी। नोट्स? उनकी कोई जरूरत नहीं है, अब हो गई काजल की पढ़ाई। पर अभी कैसे? अभी तो लास्ट सेमेस्टर बाकी है ना अंकल। कह दिया ना तो कह दिया, चली जाओ यहां से और दोबारा कभी मत आना। कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उदास होकर वहां से जाने लगी, लेकिन घर के बाहर निकलते ही उसकी तरफ एक कागज की बॉल गिरी। कविता ने उस कागज को खोलकर देखा तो लिखावट काजल की थी। मुझे बचा ली कविता, प्लीज। कविता को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन उस वक्त वो चुपचाप वहां से चली गई। फिर अगले दिन एक औरत घूंघट ओढ़े और हाथ में झाड़ू लिए काजल के घर में दाखिल हुई। किसी ने उसे अंदर आने से नहीं रोका। असल में घूंघट के अंदर कविता थी, जो काजल के घर में काम करने वाली बाई बनकर आई थी। घर में आते ही उसने काजल को ढूंढना शुरू कर दिया और जैसे तैसे वो काजल के कमरे तक पहुंची गई। लेकिन कमरे का नजारा देखकर कविता हैरान रह गई। काजल का मुंह और हाथ पैर बंधे हुए थे। काजल, ये सब क्या है? किसने किया ये? कविता तू आ गई, भगवान का शुक्र है। कविता, मेरे पापा ने मेरा सौदा कर दिया है। तू तो जानती है ना कि मैं और आकाश एक दूसरे से कितना प्यार करते, पर मेरे पापा अपने बिजनेस पार्टनर से मेरी शादी कराना चाहते हैं। वो 55 साल का बुढ़ा है। उसने अपनी पहली पत्नी को मार दिया था और वो मुझे भी मार देगा। हैं? पर तेरे पापा वो ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे साथ? उन्होंने उस बुढ़े से बहुत बड़ा लोन लिया था जिसे वो चुका नहीं पाए, और पैसों के बदले अब वो मुझे सौंपने वाले उस बुढ़े को। इतना कहकर काजल फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन कविता तैयार थी अपनी सहेली को इस मुसीबत से निकालने के लिए। उसने तुरंत दिमाग दौड़ाया और अपनी साड़ी उतारकर काजल को पहना दी और खुद काजल के कपड़े पहनकर उसकी जगह बैठ गई। फिर कविता की जगह काजल आराम से घर से बाहर निकल गई। फिर कुछ देर के बाद, कौन है? अरे कमिश्नर साहब, आप यहाँ? क्या हुआ? क्या बात है? मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। पर तलाशी क्यों? क्योंकि मुझे खबर मिली है कि आपने यहाँ किसी लड़की को कैद करके रखा है। इतना कहकर पुलिस कमिश्नर के साथ आए पुलिस वालों ने घर की तलाशी शुरू कर दी और कुछ ही मिनटों में कविता उनके साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर चोट के कई निशान थे। असल में राजीव को जैसे ही कविता और काजल के प्लान का पता चला
तो उसने कविता को ही अपने गुस्से का शिकार बनाया और उसके साथ मारपीट की। लेकिन अब वो अपना किया भुगतने वाला था। पुलिस ने फौरन राजीव को गिरफ्तार कर लिया। उधर आकाश को जैसे ही इन सब की खबर मिली तो वो भागा भागा यूएस से इंडिया आ गया और फिर कविता ने एक मंदिर में आकाश और काजल की शादी कराई। थैंक यू कविता, अगर तुम ना होती तो। अरे ऐसे कैसे नहीं होती मैं? मेरी सहेली को जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी। इतना कहकर कविता ने काजल को गले से लगा लिया और काजल बस यही सोच रही थी कि जो तोहफा कविता ने उसे दिया है क्या वो कभी उसकी बराबरी कर पाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।